नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं लेके आया हूं आप सभी के लिए एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की महत्वपूर्ण क्लास। जैसा कि आप सभी को पता है, अपन ने 1 से लेके 10 टॉपिक तक की पहले बात कर ली है। आज अपन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से 11 से लेके 20 टॉपिकों की चर्चा करेंगे। कितने टॉपिकों की चर्चा करेंगे दोस्तों? टोटल 10 टॉपिकों की चर्चा करेंगे, एक ही क्लास में चर्चा करेंगे दोस्तों। अगर किसी को फिर भी डाउट आता है तो मैंने नंबर दिए थे पिछली क्लास में, उन पर आप व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हो दोस्तों। अब चलते हैं अपन 11वें टॉपिक की ओर। 11वें टॉपिक की ओर जाने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या करना है दोस्तों? सब्सक्राइब करना है। क्लास को क्या करना है दोस्तों? ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर करना है। 11वां और 12वां टॉपिक में अपने हैं मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। सबसे पहले अपन जानेंगे मार्केट। दोस्तों, जो मार्केट वर्ड है, जो मार्केट है लेटिन वर्ड से लिया गया है। मार्केट जो शब्द है ये लेटिन वर्ड से लिया गया है। कौन से? मार्केटस से। मार्केटस जिसका अर्थ क्या है, मतलब मार्केटस या मार्केट का अर्थ क्या होता है? वह स्थान जहां पर वस्तुओं का क्या किया जाता है? क्रय विक्रय किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? क्रय विक्रय किया जाता है। उसको अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों? मार्केट के नाम से जानते हैं। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है कि जो मार्केट है, मार्केट को अन्य किन नामों से जाना जाता है। आगे अपने को देखना है कि जो मार्केट है, बाजार है, इसको अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों हाट, सेडज, पेट्स आदि नामों से किसको जाना जाता है? मार्केट को जाना जाता है। इसके बाद में अपने को दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। जो मार्केट है, मार्केट का क्लासिफिकेशन अपने को बार बार पूछा जाता है। अपने को अब देखना है कि मार्केट का क्लासिफिकेशन अलग अलग आधार पर दिया हुआ है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, मतलब क्षेत्र के आधार पर अपने को क्या देखना है? मार्केट का क्लासिफिकेशन देखना है। सबसे पहला है दोस्तों लोकल मार्केट। क्या है दोस्तों? लोकल मार्केट। लोकल मार्केट क्या होता है? लोकल मार्केट, जैसा कि आप सभी को पता है कि लोकल मार्केट जैसे अपने एरिया का कोई बाजार हो गया, जैसे मतलब लोकल एरिया हो गया, या कोई भी एक छोटा एरिया है, उसमें क्या होता है दोस्तों? उसमें कोई बाजार लगता है किन चीज़ों के लिए? जैसे सही दही हुआ, सब्जियां हुई, मतलब जो सामान शीघ्र, जो वस्तुएं शीघ्र खराब हो जाती है, उन वस्तुओं के जो लिए मार्केट लगता है, उनको अपन किस नाम से जानते हैं? लोकल मार्केट के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसके बाद में है रीजनल या क्षेत्रीय मार्केट। क्या? क्षेत्रीय बाजार या रीजनल मार्केट। दोस्तों, राजस्थान में जैसे लहंगा है, चुनरी है, इनके जो व्यापार होता है, इनसे रिलेटेड जो बाजार होता है, उसको किस नाम से जानते हैं दोस्तों? रीजनल या क्षेत्रीय, एक क्षेत्र का होता है ये। इसके बाद में है दोस्तों नेशनल मार्केट। ये किस स्तर पर होता है? ये राष्ट्रीय स्तर पर होता है। किस स्तर पर होता है? राष्ट्रीय स्तर पर होता है। जैसे चाय, कॉफी का हुआ, इन बाजारों को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? नेशनल या राष्ट्रीय बाजारों के नाम से जानते हैं। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल मार्केट। क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट क्या होता है? इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर क्या होता है दोस्तों? क्रय विक्रय होता है। जैसे चीनी हुआ, सोना हुआ, मशीनें हुई, इनका क्या होता है? जो राष्ट्रीय स्तर होता है, इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया जाता है? क्रय विक्रय किया जाता है। तो ये कौन से मार्केट हुए दोस्तों? इंटरनेशनल मार्केट। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस एंड पोजीशन। अपने को देखना है कि जो प्लेस यानी स्थान या पोजीशन, स्थिति के आधार पर, स्थान और स्थिति के आधार पर अपने को क्या देखना है दोस्तों? मार्केट के टाइप्स देखने हैं। सबसे पहला है दोस्तों, सबसे पहला है रूरल या विलेज मार्केट। नाम से ही समझ में आ रहा है दोस्तों, रूरल या विलेज मार्केट क्या होते हैं? जो ग्रामीण समुदाय के लोग होते हैं, उनकी ज़रूरतों या आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो मार्केट होते हैं, उनको किस नाम से जानते हैं दोस्तों? उनको रूरल या विलेज मार्केट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में है दोस्तों होलसेल मार्केट। होलसेल मार्केट को समझिए दोस्तों, एक तो प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। अब होलसेल मार्केट किसको बोलते हैं? जो अगर किसी वस्तु का क्रय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं किसी वस्तु को, तो वो भी एक बड़ी मात्रा में खरीदेंगे। अगर वो किसी वस्तु को बेच रहे हैं तो बेचेंगे भी किस में? बड़ी मात्रा में। वो ऐसे नहीं है कि एक सेट दे दिए, 2 सेट दे दिए, 3 सेट दे दिए, वो होलसेल के मात्रा में देते हैं। होलसेल मतलब एक बड़ी मात्रा में क्रय विक्रय करते हैं, उनको अपन किस नाम से जाना जाता है? होलसेल मार्केट। पहला कौन सा हुआ दोस्तों? प्राइमरी होलसेल मार्केट, मतलब जहां पर उत्पादन केंद्र होते हैं उनके समीप ये स्थित होते हैं, प्राइमरी वाले।
इसके बाद में है सेकेंडरी होलसेल मार्केट। ये क्या होते हैं, ये जो सेकेंडरी होलसेल मार्केट होते हैं, ये जो लोकल ट्रेडर होते हैं, लोकल व्यापारी होते हैं, उनको क्या करते हैं दोस्तों, उनको जो सामान है, वस्तुएं हैं, वो क्या करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं। अब देखिए दोस्तों, रिटेलर मार्केट, रिटेलर मार्केट क्या होते हैं, छोटे विक्रेता, छोटे विक्रेता या दुकानदार क्या होते हैं, ये जो सेकेंडरी होलसेल मार्केट होते हैं, इनसे क्या करते हैं, वस्तुएं खरीदते हैं और किस में बेचते हैं, ये मार्केट में बेचते हैं। ये मतलब सेकेंडरी होलसेल मार्केट से क्या खरीदते हैं, वस्तुएं वगैरह खरीदेंगे और बेचेंगे, किसको, रिटेलर मार्केट को बेचेंगे। ये जो रिटेल मार्केट होता है, ये क्या करता है दोस्तों, जो मतलब जिसे अपने को दुकानदार वगैरह नहीं होते, क्या दुकानदार तो क्या होते हैं, होलसेल, जो सेकेंडरी होलसेल मार्केट होते हैं, इनसे वस्तुएं खरीदते हैं। और ये जो रिटेलर मार्केट होते हैं, ये अपने को उपभोक्ताओं को डायरेक्ट क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं। होलसेल मार्केट क्या होते हैं दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते, ये दुकानदारों को देते हैं। तो आई होप इतना आप सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद में है दोस्तों सी बोर्ड मार्केट। क्या है दोस्तों, सी बोर्ड मार्केट, ये क्या होते हैं, बंदरगाहों के समीप स्थित होते हैं। कहाँ पर स्थित होते हैं, जो बंदरगाह वगैरह होते हैं, समुद्र वगैरह होते हैं, उनमें जो रास्ते होते हैं, वहाँ पर क्या होते हैं, ये स्थित होते हैं, सी बोर्ड मार्केट। इसके बाद में है टर्मिनल मार्केट। दोस्तों ये टर्म डेफिनेशन के रूप में भी पूछ लेता है। केंद्रीय स्थल या महानगर में स्थित होते हैं। कहाँ पर स्थित है, जो केंद्रीय स्थल होते हैं या महानगर होते हैं, वहाँ पर टर्मिनल मार्केट स्थित होते हैं। इन मार्केटों में क्या होते हैं, प्रोडक्ट का पुनः बाजारीकरण नहीं होता, मतलब दोबारा से बाजारीकरण नहीं होता टर्मिनल मार्केट में प्रोडक्ट्स का। इसके बारे में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कमोडिटीज, मतलब जो वस्तुओं की जो संख्या होती है, उसके आधार पर क्या है दोस्तों, उसके आधार पर जो मार्केट के प्रकार है उनको देखते हैं। पहला है सिंपल या मिक्स्ड मार्केट। इसमें सभी प्रकार की वस्तुएं होती है, जैसे शर्ट, मतलब जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो मिक्स रूप में पाई जाती है। और एक क्या होता है, स्पेशल मार्केट होता है, जिसमें मतलब एक स्पेशल वस्तु ही पाई जाएगी, या तो सब्जियों के लिए लगेगा या कपड़ों के लिए लगेगा। मतलब वो क्या होता है, एक स्पेशल चीज़ के लिए या स्पेशल वस्तु के लिए ही लगता है। जैसे कॉटन मार्केट हुआ, वेजिटेबल मार्केट हुआ, ये स्पेशल मार्केट हुआ। इसके बाद में है सैंपल मार्केट। मतलब जो सैंपल मार्केट लगते हैं दोस्तों, वस्तुओं के सैंपल के आधार पर लगते हैं। किसके आधार पर, ओनली वस्तुओं के सैंपल के लिए मार्केट लगते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सैंपल मार्केट बोलते हैं। इसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। मतलब जो प्रतिस्पर्धा होती है, प्रतिस्पर्धा के आधार पर मार्केट के प्रकार देखने हैं। प्रतिस्पर्धा के आधार पर मार्केट होता है। पहला परफेक्ट कंपेटिटिव मार्केट। कौन सा है दोस्तों, परफेक्ट कंपेटिटिव मार्केट। दोस्तों अगर मैं लिखने की कोशिश करूंगा तो लिखने में एक तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और लिखने की कोशिश करूंगा तो एक आवाज़ कटने की भी संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि पिछले क्लास में भी थोड़ी आवाज़ की समस्या आ रही है कटने की। तो वो लिखता हूँ ना, जैसे ही लोड बढ़ता है तो क्या होती है, आवाज़ कट कट के आती है। तो दोस्तों मैं ओनली समझाने की कोशिश करूँगा, और PDF के लिए आप मैसेज कर सकते हो, और क्लास भी छोटी रहेगी, समझने में भी आसानी से रहेगी। आप बस PDF को देखते रहिए और जो भी मैं बोलता हूँ उसको राइट डाउन करते रहिए दोस्तों। इसके बाद में है कि ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। मतलब अपने को देखना है कंपटीशन के आधार पर मार्केट के प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों। सबसे पहला है परफेक्ट कंपेटिटिव मार्केट। क्या है दोस्तों, परफेक्ट कंपेटिटिव मार्केट। ये क्या होते हैं, वे मार्केट जहाँ पर प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, होमोजीनियस, मतलब क्या होते हैं, समांगी होते हैं। जहाँ पर प्रोडक्ट क्या होते हैं दोस्तों, प्रोडक्ट क्या होते हैं, प्रोडक्ट समांगी होते हैं। प्रोडक्ट समांगी होते हैं तथा क्रेता व विक्रेता क्या होते हैं, अधिक पाए जाते हैं। मतलब खरीदने वालों की संख्या भी अधिक होगी और बेचने वालों की भी संख्या अधिक होगी, और वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स है वो क्या होंगे, समांगी होंगे। मतलब समांगी उत्पाद होते हैं, समांगी प्रोडक्ट होते हैं, पर उनको खरीदने वाले और बेचने वाले संख्या में क्या पाए जाते हैं दोस्तों, अधिक पाए जाते हैं। उनको बोलते हैं दोस्तों परफेक्ट कंपेटिटिव मार्केट। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। इसके बाद में इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। इसमें थोड़ा सा दोस्तों अलग हो जाता है। इसमें कैसे दोस्तों, इसमें जो मतलब प्रोडक्ट हेट्रोजीनियस होते हैं, मतलब विषमांगी होते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, इन्हें दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। जो इमर्ट मार्केट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कंपटीशन के आधार पर मार्केट के टाइप्स पूछते ही पूछते हैं। पहला परफेक्ट टाइप हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट को दो भागों में बांटा गया है। पहला है सेलर के आधार पर। पहला तो क्या आ जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ सेलर। दूसरा क्या आ जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ बायर। तो सबसे पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेलर, मतलब विक्रेता के आधार पर मार्केट के प्रकार। पहला आ जाएगा दोस्तों
दोस्तों मोनोपोली मार्केट। क्या आ जाएगा? मोनोपोली मार्केट। दोस्तों ओनली समझना है, इनमें है कुछ भी नहीं। मोनोपोली मार्केट इसके वर्ड से ही समझ में आ रहा है। मोनो मतलब एक, मोनो का मतलब एक हो गया। और किसके आधार पर देख रहे हैं? सेलर के आधार पर, मतलब जिस मार्केट में एक ही विक्रेता हो और खरीदने वालों की संख्या अधिक हो तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको मोनोपोली मार्केट बोलते हैं। और दूसरा आ गया ड्यूओपोली। ड्यूओपोली में क्या होता है दोस्तों? इस मार्केट में क्या होता है, दो तो सेलर होते हैं, मतलब दो तो विक्रेता होते हैं, और जो खरीदने वालों की संख्या वो क्या होती है? अधिक होती है। अब इसके बाद में है दोस्तों ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में क्या होते हैं? 2 से लेकर 10 क्या होते हैं? सेलर होते हैं, विक्रेता होते हैं, और बाकी क्या होते हैं? बाकी अधिक संख्या में क्या होते हैं? खरीदने वाले होते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये क्या होता है? ओलिगोपोली होता है दोस्तों। ओलिगोपोली क्या होता है? इसमें सममांगी और विषमांगी दोनों प्रकार के प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं। इसके बाद में है दोस्तों मोनोपोलिस्टिक मार्केट। क्या है दोस्तों? मोनोपोलिस्टिक मार्केट। मोनोपोलिस्टिक मार्केट में क्या होता है दोस्तों? ये एक तो परफेक्ट कंपेटिटिव मार्केट होते हैं, एक क्या होते हैं? मोनोपोली मार्केट होते हैं। इनके मध्य का स्वरूप होता है। किनके मध्य का स्वरूप होता है दोस्तों? एक तो मोनोपोली मार्केट मतलब परफेक्ट कंपेटिटिव मार्केट होते हैं, और एक क्या होता है दोस्तों? मोनोपोली मार्केट होते हैं। इनके मध्य का क्या होता है? स्वरूप होता है। ये क्या हो गए दोस्तों? मोनोपोलिस्टिक। क्या है? मोनोपोलिस्टिक है। ये 4 प्रकार के किसके आधार पर हो गए दोस्तों? 4 प्रकार के हो गए ये कंपटीशन के आधार पर। कंपटीशन के आधार पर भी किसके आधार पर? ये सेलर के आधार पर या विक्रेता के आधार पर हो गए। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ बायर। किसके आधार पर देखते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ बायर के आधार पर देखते हैं, मतलब जो क्रेता होता है उसके आधार पर मार्केट के प्रकार देखते हैं। मार्केट के प्रकार होते हैं, पहला है मोनोपोली मोनोस्पोनी, सॉरी यहाँ पर वहां पर पोली आता था, यहाँ पर क्या है? मोनोस्पोनी मार्केट। वही है दोस्तों। इसमें एक तो क्या होगा दोस्तों? बायर मतलब खरीदार होगा, और बेचने वालों की संख्या क्या होगी? अधिक होगी। इसमें उल्टा होता है। इसमें खरीदने वालों की संख्या क्या होती है? खरीदने वालों की संख्या एक होती है, बेचने वालों की संख्या क्या होती है दोस्तों? अधिक होती है। इसके बाद में है ड्यूओस्पोनी। इसमें क्या होता है दोस्तों? दो तो क्या होते हैं? बायर होते हैं, मतलब दो तो क्या होते हैं? खरीदार होते हैं, और 2 से अधिक क्या होते हैं दोस्तों? इसमें जो बेचने वाले होते हैं वो होते हैं। अब इसके बाद में है दोस्तों ओलिगोपोली। इसमें 2 से 10 तो क्या होते हैं? खरीदार होते हैं, और बाकी क्या होते हैं दोस्तों? बाकी होते हैं इसमें सेलर होते हैं। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन। रेगुलेशन के आधार पर मार्केट क्या होते हैं? एक तो रेगुलेटिव मार्केट होते हैं जो रेगुलर चलते हैं, और जो अनरेगुलेटरी होते हैं, अनरेगुलेटिव मार्केट होते हैं, वो क्या होते हैं? अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग चलते हैं। रेगुलेटिव मार्केट में क्या होते हैं? ये सरकारी नियमों और मापदंडों के आधार पर होते हैं। इसके बाद में है अनरेगुलेटिव। इसमें क्या होते हैं दोस्तों? इसमें होता है क्रय विक्रय या व्यापार की क्या होती है? व्यापारी जो होता है उसकी इच्छा के अनुसार होते हैं। ये किसके बेस पर हो गए दोस्तों? ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन पर हो गए। किसके बेस पर हो गए? ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन पर हो गए। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। इसमें क्या होता है दोस्तों? ट्रांजैक्शन के आधार पर अपने को क्या देखना है? मार्केट के टाइप्स देखने हैं। पहला है स्पॉट या कैश मार्केट। स्पॉट या कैश मार्केट में क्या होते हैं? जो प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं या बेचते हैं उसमें क्या करते हैं? प्रोडक्ट्स को तत्काल क्या करते हैं? उसी टाइम क्या करते हैं? खरीदते हैं। इसके बाद में फॉरवर्ड मार्केट होता है। एक तो मतलब जो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन होता है, एक तो स्पॉट या कैश मार्केट होगा, एक क्या होगा? फॉरवर्ड मार्केट होगा। ये 2 प्रकार के किस आधार पर है दोस्तों? ये नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के आधार पर है। इसके बाद में है दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की जो नेचर है, प्रकृति है, उसके आधार पर देखते हैं दोस्तों। एक तो क्या होते हैं? मनी मार्केट। मनी मार्केट में क्या होते हैं? वस्तु के बदले क्या दिए जाते हैं? रुपए दिए जाते हैं। जो मनी मार्केट होते हैं उनमें वस्तु के बदले रुपए दिए जाते हैं। इसके बाद में है कैपिटल मार्केट। इसमें वस्तु के बदले क्या दी जाती है? मुद्रा दी जाती है या शेयर दिए जाते हैं कैपिटल मार्केट में। इसके बाद में है गुड्स मार्केट। गुड्स मार्केट में क्या करते हैं? वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है। ये एक्सचेंज जो मार्केट होते हैं उनके नाम से भी जाने जाते हैं, विनिमय बाजार। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट की इसमें क्या देखना
है परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट पर। परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट है, इसके फीचर्स क्या क्या है, विशेषता क्या क्या है दोस्तों। इसमें क्या होते हैं, लार्ज मात्रा में क्या होते हैं, बायर होते हैं और सेलर होते हैं। जो इम्परफेक्ट था उसमें दो प्रकार से थे, बायर और सेलर दोनों के आधार पर अलग अलग थे। पर जो परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट होते हैं उसमें बहुत सारी मात्राओं में तो क्या पाए जाते हैं, बायर खरीदार पाए जाते हैं, और बहुत सारी मार्केट में क्या पाए जाते हैं, सेलर या विक्रेता पाए जाते हैं। इसके बाद में क्या पाए जाते हैं, इसमें होमोजीनियस जो समांगी मार्केट है, समांगी उत्पाद पाए जाते हैं। इसके बाद में है दोस्तों परफेक्ट नॉलेज, क्या है, जो बायर खरीदार और जो सेलर होते हैं उनको क्या होती है, मार्केट की क्या होती है दोस्तों, परफेक्ट नॉलेज होती है, पूर्ण क्या होती है, जानकारी होती है। इसके बाद में क्या है दोस्तों, फ्री एग्जिट एंड एंट्री ऑफ फर्म्स, जो फर्म होते हैं ये इनकी एग्जिट और एंट्री क्या होती है, फ्री होती है, स्वतंत्र होते हैं। इनकी एग्जिट भी और एंट्री भी इन मार्केट में क्या होती है, फ्री होती है। फिर इसके बाद में है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स प्रोडक्ट्स, मतलब क्या होती है, इनकी गतिशीलता क्या होती है, प्रोडक्शन को क्या करती है, प्रभावित करती है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों मार्केट स्ट्रक्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों जो मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो उपभोग होते हैं और जो उत्पाद होते हैं उनके आधार पर क्या किया गया है, मार्केट का क्लासिफिकेशन किया गया है। मार्केट को विशेषताओं के आधार पर क्या किया गया है, उनको क्लासिफिकेशन किया गया है, उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, मार्केट स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये मार्केट स्ट्रक्चर कितने प्रकार से होती है, 3 प्रकार से होती है। समझिए दोस्तों पहली है, यह है बाजार की काल्पनिक दशा है। यह है बाजार की क्या है दोस्तों, काल्पनिक दशा है, जिसमें वस्तु का मूल्य सीमांत तथा सीमांत लागत के बराबर होता है। सीमांत आय तथा सीमांत लागत के बराबर होता है। मतलब परफेक्ट मार्केट क्या है, एक बाजार की क्या है, काल्पनिक दशा है या स्थिति है। इसमें वस्तु का जो मूल्य होता है सीमांत आय या सीमांत लागत के क्या होता है, बराबर होता है। इन मार्केट में क्या होती है, पूर्ण स्थापन वस्तुएं पाई जाती है। स्थापन वस्तुएं किसको बोलते हैं दोस्तों, आप सभी को पता है, मैंने पिछले क्लास में बताया भी था भी। स्थापन वस्तुएं किसको बोलते हैं, जिनके स्थान पर अपन दूसरी वस्तु का भी यूज में कर सकते हैं। तो इनमें क्या पाई जाती है, पूर्ण विस्थापन वस्तुएं पाई जाती है दोस्तों। इसके बाद में है इम्परफेक्ट मार्केट। क्या है दोस्तों इम्परफेक्ट मार्केट, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें बाजार की दशा क्या होती है, वास्तविक होती है। काल्पनिक नवकोट क्या होती है, वास्तविक होती है, जिसमें वस्तु का जो मूल्य होता है, जो सीमांत आय और सीमांत लागत होते हैं उनसे क्या होती है, भिन्नता होती है। जो वस्तु का मूल्य होता है सीमांत आय और सीमांत लागत से क्या होता है, भिन्न होता है। इसके बाद में है इन मार्केट्स में असमान वस्तुओं के कारण क्या होता है, अपूर्ण विस्थापन पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है, जो इम्परफेक्ट मार्केट होता है इनमें क्या पाई जाती है, अपूर्ण विस्थापन वस्तुएं पाई जाती है, उसमें पूर्ण विस्थापन वस्तुएं पाई जा रही थी। इसके बाद में है मोनोपोलिस्टिक मार्केट। क्या होती है दोस्तों, ये एक तो परफेक्ट मार्केट होता है, क्या होता है इम्परफेक्ट मार्केट होता है। दोनों की क्या पाई जाती है, मध्य अवस्था है, जिसमें क्या पाई जाती है दोस्तों, जो डिफरेंट प्रोडक्ट है, डिफरेंट प्रोडक्ट का क्या किया जाता है, विनिमय किया जाता है। इसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों अपना 13वां टॉपिक है थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान से समझिए दोस्तों, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, जो वितरण का सिद्धांत है वो क्या है दोस्तों। जो अर्थशास्त्र में वितरण के सिद्धांत, उत्पादों के चित्र, भूमि, श्रम इकाई के अवशेषों के बीच में राष्ट्रीय आय के संरक्षण का प्रयास है। मतलब ये राष्ट्रीय आय होती है, उसके संरक्षण के लिए थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है। अभी अगर आपको समझ में नहीं आया थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो आगे की ओर समझेंगे अपन क्या है। देखिए दोस्तों, परंपरागत रूप से जो अर्थशास्त्री है ने अध्ययन किया, जो अर्थशास्त्री है इन्होंने अध्ययन किया कि इन उत्पादों की कीमतें उनके रिटर्न का आकार व्यापारी होते हैं, व्यापारियों को लाभ कैसे तय करते हैं। मतलब जो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें क्या किया, जो अर्थशास्त्री है परंपरागत रूप से क्या कर रहे हैं, इन्होंने किया कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कीमत को कैसे बढ़ाया जाए, और जो व्यापारी होते हैं इनके लिए लाभ को कैसे तय किया जाए। यही क्या होता है दोस्तों, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या होता है दोस्तों, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है फैक्टर मार्केट। फैक्टर मार्केट को समझिए दोस्तों, एक फैक्टर मार्केट एक संसाधन मार्केट है। क्या है दोस्तों, फैक्टर मार्केट क्या होता है, एक संसाधन मार्केट होता है जो कि व्यावसायिक फर्मों को क्या करता है, जो व्यावसायिक फर्म होती है इनको उत्पादन के कारकों जैसे भूमि हुआ, जो व्यवसाय के लिए जो उत्पादन कारक होते हैं, उत्पादन कारक क्या
क्या होते हैं, भूमि होता है, श्रम होता है, कच्चे माल होता है, इनको खरीदने की अनुमति देता है, जिसके साथ वे सामान और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, जिसे सरल भाषा में कहे तो उत्पादन के जो पहलू होते हैं इनका बाजार है। दोस्तों फैक्टर मार्केट क्या होता है? फैक्टर मार्केट क्या होता है? फैक्टर मार्केट होता है कि जैसे मान लो, आप समझ लो कि कोई मार्केट, कोई भी मान लो वस्तु का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके प्रोडक्शन के लिए कच्चे माल की तो अपने को आवश्यकता होती है ना। अब वो कच्चे माल की आवश्यकता अपने को कौन पूर्ति करता है? फैक्टर मार्केट करता है। क्या करता है फैक्टर मार्केट? इसको अगर अच्छे से पढ़ोगे बार बार तो समझ में आएगा फैक्टर मार्केट क्या है। दोबारा से समझिए, ये क्या है? संसाधन मार्केट है। ये क्या करता है? फर्मों को उत्पादन के कारक, उत्पादन के कारक कौन कौन से होते हैं? अपन किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो वहां पर अपने को भूमि भी चाहिए, श्रमिक भी चाहिए, कच्चा माल भी चाहिए। तो इनकी क्या देता है? अनुमति देता है। उत्पादन के पहलुओं का क्या है? ये बाजार है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में उदाहरण से भी समझते हैं दोस्तों इनको। सर उदाहरण क्या है दोस्तों? एक पिज्जा कैफे क्या है? एक उत्पाद बाजार है, या उसको प्रोडक्शन मार्केट भी बोलते हैं, या उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको अपन बोलते हैं फैक्टर मार्केट भी बोलते हैं। देखिए दोस्तों, पिज्जा कैफे क्या होता है? एक उत्पाद बाजार होता है। क्या होता है दोस्तों? उत्पाद बाजार है, जो कि क्या करता है? पिज्जा जैसे तैयार उत्पाद बेचता है। क्या करता है? पिज्जा जैसे उत्पाद बेचता है। देखिए दोस्तों, इसके में देखते हैं कि जो फैक्टर मार्केट होते हैं, पिज्जा बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पनीर, जैतून, पिज्जा के कच्चे माल की बिक्री करेगा। मतलब इनके लिए, जैसे पिज्जा कैफे क्या है? एक उत्पाद बाजार है। इनके लिए जो फैक्टर मार्केट होते हैं, फैक्टर मार्केट क्या करते हैं दोस्तों? फैक्टर मार्केट इनको जो कच्चा माल होता है, पनीर हुआ, जैतून हुआ आदि कच्चे माल, इनको क्या करता है? पिज्जा कैफे को क्या करता है? प्रोवाइड करता है। अब इसके बाद में देखिए दोस्तों, साथ में वे तैयार उत्पादों एवं उत्पादन के कारकों की मांग, आपूर्ति और कीमतों को समझने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। आई होप आपको दोस्तों फैक्टर मार्केट समझ में आया होगा। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों फैक्टर प्राइसिंग। जो मतलब क्या होते हैं? ये फैक्टर जो मार्केट होते हैं, इनकी जो प्राइस होती है, इनको प्रभावित क्या क्या करते हैं? देखिए दोस्तों, सबसे पहले है लैंड। लैंड वो जो भूमि होती है, भूमि अपने को क्या लेनी पड़ती है? भूमि अपने को किराए पर लेनी पड़ती है, रेंट देना पड़ता है उसका। लेबर को क्या देते हैं अपन? रेडर, जो लेबर होती है, लेबर को अपन मजदूरी देते हैं, वेज देते हैं। मजदूरी को क्या बोलेंगे? वेज बोलेंगे। इसके बाद में है कैपिटल, पूंजी। पूंजी का अपन क्या देते हैं? जो भी पूंजी अपन उधार लेते हैं अपने व्यवसाय में लगाने के लिए, उसके लिए अपन क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं, ब्याज देते हैं। इसके ऑर्गेनाइजेशन की अपन क्या देते हैं? सैलरी देते हैं, जो भी अपने काम करते हैं कर्मचारी। और एंटरप्रेन्योर में क्या है? प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर में क्या होता है? ये क्या होते हैं? फैक्टर प्राइसिंग होते हैं दोस्तों। अब इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है अपने टॉपिक नंबर 14। टॉपिक नंबर 14 देखिए दोस्तों, अपने को देखना है कॉन्सेप्ट ऑफ रेंट। रेंट का मतलब क्या होता है? किराया। आप सभी एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट हैं लगभग किराए पर रहते हैं, या हॉस्टल में रहते होंगे, लगभग तो किराए पर ही रहते हैं। तो आप सभी को रेंट का मतलब तो समझ में होना ही चाहिए कि अपन कोई भी चीज़ अपन लेते हैं तो उसका क्या देते हैं? उसको यूज करते हैं तो उसका क्या देते हैं दोस्तों? रेंट देते हैं। देखिए दोस्तों, भूमि की उपज का वह भाग जो भूमि के मालिक को, भूमि के जो मौलिक है, अविनाशी शक्तियां हैं, अविनाशी और जो मौलिक शक्तियां हैं भूमि की, उनका अपन क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। उसके बदले में जो मूल्य दिया जाता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? रेंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? रेंट के नाम से जानते हैं। जिसे देखते हैं दोस्तों, इसके आई होप आपको रेंट की डेफिनेशन तो समझ में आएगी। इसके अलावा भी देखते हैं कि समस्त समाज की दृष्टि से प्रकृति के निःशुल्क उपहारों से प्राप्त आय क्या कहते हैं? रेंट कहते हैं। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो देखिए दोस्तों, भूमि के प्रयोग के बदले दिया जाने वाला मूल्य ही क्या कहलाता है? मूल्य क्या कहलाता है दोस्तों? रेंट कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे हैं कि जो रेंट होती है, रेंट के कितने प्रकार है? जो रेंट है, किराया है, इसको कितने भागों में बांटा गया है? पहला है दोस्तों इकोनॉमिक क्रॉस रेंट। क्रॉस रेंट क्या होता है? इसको समझिए दोस्तों। इकोनॉमिक रेंट के अतिरिक्त इसको 4 तत्वों को सम्मिलित किया गया है। इसमें इकोनॉमिक जो रेंट होता है, इसके अतिरिक्त इसमें जो क्रॉस रेंट है, इसमें 4 भागों को सम्मिलित किया गया है। सबसे पहले है
भूमि के बदले दिया जाने वाला रेंट किस में शामिल है, क्रॉस रेंट में शामिल है। इसके बाद में है भूमि सुधार में लगाई गई पूंजी पर जो ब्याज लगता है वो भी किस में सम्मिलित है दोस्तों, क्रॉस रेंट में सम्मिलित है। भूमि प्रबंध का जो खर्च होता है वो भी किस में सम्मिलित है, क्रॉस रेंट में सम्मिलित है। भूस्वामी द्वारा उठाए जाने वाले जो जोखिम जो पुरस्कार होता है वो भी किसके में सम्मिलित है दोस्तों, क्रॉस रेंट में। किस में सम्मिलित है, क्रॉस रेंट में सम्मिलित है। इसके बाद में है दोस्तों इकोनॉमिक रेंट। इकोनॉमिक रेंट क्या होता है, भूमि के बदले दिया जाने वाला जो रेंट होता है, और यह रेंट क्या है दोस्तों, जो श्रेष्ठ और सीमांत भूमि की उपज में जो अंतर होता है उसके बराबर क्या होता है, इकोनॉमिक रेंट होता है। ये जो इकोनॉमिक रेंट क्या होता है, भूमि के बदले दिया जाने वाला है। इसमें क्या होता है, ये जो रेंट होता है इकोनॉमिक रेंट, ये श्रेष्ठ एवं जो सीमांत भूमि की उपज में जो अंतर होता है उसके बराबर होता है दोस्तों। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है कॉन्ट्रैक्ट रेंट। क्या है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट रेंट। कॉन्ट्रैक्ट रेंट क्या होता है दोस्तों, यह भूपति एवं काश्तकार के जो मध्य जो संबंध होता है। कॉन्ट्रैक्ट रेंट किसको बोलते हैं, एक तो भूपति होता है, एक कृषि करने वाला होता है। जैसे आप सभी ने देखा होगा, आप सभी तो किसान हो, जैसे मान लो अपन है, मेरे पास कोई खेत नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, किसी भूपति के पास क्या है 50 बीघे जमीन है, वो खुद तो बो नहीं सकता 50 बीघा को, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, उस 50 बीघा को क्या करूंगा, अगर वो 50 बीघा देना चाहे तो 50 बीघा या 25 बीघा, वो जितनी भी देना चाहे उतनी मैं क्या लूंगा, उससे रेंट पर लूंगा और उससे क्या करूंगा, उसके बदले में उसको क्या दूंगा, मूल्य दूंगा। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट रेंट बोलते हैं। भूपति व काश्तकार के बच्चे क्या होता है, एक समझौता होता है निश्चित प्रकार का। इसको समझ तो गए होंगे जो मैंने एग्जांपल बताया उसके अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद में है इंटरेस्ट या ब्याज। क्या होता है, क्या होता है दोस्तों इंटरेस्ट या ब्याज। देखिए दोस्तों, इंटरेस्ट या ब्याज होता है, ब्याज किसी बाजार में पूंजी के प्रयोग की कीमत है। जैसे अपन किसी भी बाजार में मान लो पूंजी ले आए, उधार ले आए, अब उसके बदले में जो अपन मूल्य देते हैं, उसके यूज के बदले में अपन जो मूल्य देते हैं उसको अपन किस नाम से जानते हैं, ब्याज या मूल्य के ब्याज के नाम से जानते हैं, इंटरेस्ट के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों, इस डेफिनेशन को समझिए। उधार लेने वाला उधार देने वाले को उसकी पूंजी के बदले में जो पुरस्कार देता है, जो मूल्य देता है, उसको किस नाम से जानते हैं, इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। इसके बाद में है दोस्तों ब्याज कितने प्रकार का होता है। ब्याज मुख्यतः है 2 प्रकार का होता है। पहला कुल ब्याज है, दूसरा क्या है, वास्तविक ब्याज है। कुल ब्याज क्या होता है, उधार लेने वाले के द्वारा उधार देने वाले को टोटल जो ब्याज दिया जाता है, टोटल जो ब्याज दिया जाता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, कुल ब्याज के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में है वास्तविक ब्याज। वास्तविक ब्याज क्या होता है, ये जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में क्या है दोस्तों, ये केवल पूंजी के बदले दिया जाता है। किसके बदले दिया जाता है, केवल पूंजी के बदले दिया जाता है। इसको जानते हैं दोस्तों वास्तविक ब्याज के रूप में। किसके नाम से जानते हैं, वास्तविक ब्याज के रूप से जाना जाता है। इसके बाद में है दोस्तों वेज। वेज क्या होती है, मजदूरी। आप सभी ने सब ये नाम सुना भी है और देखा भी है, तो बस इसका मतलब समझते जाइए दोस्तों। जो श्रम होते है, श्रमिक होता है, श्रमिक की सेवा के बदले में जो उसको मूल्य दिया जाता है, जो श्रमिक है, श्रमिक क्या करता है, सेवा करता है। सेवा करने के बदले में उसको जो मूल्य दिया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है, वेजेज या मजदूरी के रूप से जाना जाता है। इसके बाद में है दोस्तों मजदूर द्वारा किया गया कार्य तथा उस कार्य के बदले में जो मजदूर को मूल्य दिया जाता है उसको अपन क्या देते हैं, वेज कहते हैं या मजदूरी कहते हैं। मजदूरी को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले है नॉमिनल वेजेज। क्या है, नॉमिनल मजदूरी है। इसमें देखिए दोस्तों, निश्चित समय में काम के बदले में जो दी जाने वाली मजदूरी है, निश्चित समय में काम के बदले या श्रम के बदले जो मजदूरी दी जाती है उसको किस नाम से जानते हैं, उसको जाना जाता है नॉमिनल वेजेज के नाम से। इसके बाद में है रियल वेजेज। इसमें क्या है दोस्तों, नॉमिनल वेजेज के अतिरिक्त जो अन्य सुविधाएं मिलती है, नॉमिनल वेजेज के अतिरिक्त, जैसे उसको तो मुद्रा के रूप में दिया, मुद्रा के रूप में देने के बाद में जो अन्य भी उसको सुविधाएं कोई दे रहे हैं, अन्य कोई सुविधाएं दे रहे हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, रियल वेजेज के नाम से जाना जाता है। मिनिमम वेजेज किसको जाना जाता है, मिनिमम वेजेज श्रमिक अपने आश्रित जीवन निर्वाह कर सके। मतलब एक मजदूर को इतनी मजदूरी दे ताकि वो अपना जो परिवार है और अपना जीवन है वो क्या कर सके, निर्वाह कर सके। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अपने जो मजदूरी थी इसके तीनों प्रकार देख लिए दोस्तों। इसके बारे में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर।
आगे है प्रॉफिट। क्या है दोस्तों? प्रॉफिट है। प्रॉफिट को देखिए दोस्तों, प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है किसी कार्य को करने के लिए जोखिम उठाना। किसी कार्य के करने के लिए अपन क्या उठाते हैं? जोखिम उठाते हैं। उस कार्य को करने के लिए साहस होने के बाद में जो परिणाम में जो अपने को क्या मिलता है, प्रतिफल मिल्स को अपन किस नाम से जाना जाता है? प्रॉफिट के नाम से जाना जाता है। किसी कार्य को करने के लिए जोखिम उठाते हैं, जोखिम उठाने के बाद में अपने को जो परिणाम में उसके प्रतिफल मिलता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? प्रॉफिट के रूप में। किस के नाम से जाना जाता है दोस्तों? प्रॉफिट के रूप से जाना जाता है। इसके बाद में है दोस्तों नेशनल इनकम। क्या है दोस्तों? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है? देखिए दोस्तों, नेशनल इनकम सीधा सा मैं समझाऊं, एक राष्ट्र है, एक देश है, एक देश है या राष्ट्र है, उसमें क्या होता है दोस्तों, उस राष्ट्र की जो टोटल एक साल में जो भी वित्तीय व्यवस्था होती है, जो भी आय प्राप्त होती है सभी व्यक्तियों को मिलाकर, उसको अपन जानते हैं नेशनल इनकम के रूप में। अब डेफिनेशन को समझ लीजिए। एक वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष आपको पता है एक वर्ष का होता है। एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंदर, एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंदर अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित कुल वस्तुओं, मतलब जो एक देश है, देश की जो घरेलू सीमा है, इसके अंतर्गत जो अर्थव्यवस्था द्वारा कुल उत्पादित क्या होती है? वस्तुएं होती है और सेवाएं होती है। और विदेशों में जो अपन क्या करते हैं, विदेशों में अपन क्या करते हैं, जो भी आय व्यय करते हैं, उसका जो शुद्ध मूल्य होता है, इसको टोटल को मिलाकर आप जो जोड़ते हैं, उसको अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों? नेशनल इनकम के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में इसके इंपॉर्टेंस को जाने तो इंपॉर्टेंस देखिए दोस्तों, अर्थव्यवस्था में विभिन्न उत्पादन कार्य की तुलना का महत्व ज्ञान, मतलब अपन कर सकते हैं अर्थव्यवस्था में जो विभिन्न उत्पादन कार्य होते हैं उनका तुलनात्मक महत्व का जो ज्ञान है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में है आर्थिक शक्ति व आय का वितरण। आय का वितरण कहाँ कहाँ पर है, कैसे कैसे है, आर्थिक शक्ति कहाँ है, ये अपन जान सकते हैं। जो नेशनल इनकम है इसके द्वारा आय व्यय और जो बचत हो रही का अपन अनुमान लगा सकते हैं। इसके बाद में है अर्थव्यवस्था के दोषों को दूर करने में, जो अर्थव्यवस्था में जो भी कमियां आ रही हैं, दोष वगैरह हैं, उनको दूर कर सकते हैं। आर्थिक प्रगति का मापदंड हो जाता है कि पिछले वर्ष में अपन ने कितनी प्रगति की थी, अब के वर्ष में अपन ने कितनी प्रगति की, इसका अपन मापदंड देख सकते हैं। आर्थिक नियोजन, प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग अपन कर सकते हैं किसके द्वारा? नेशनल इनकम के द्वारा। इसके बाद में है आर्थिक नियोजन में विशेष महत्व है इसका। जो इकोनॉमिक प्लानिंग होता है उसमें भी जो आर्थिक अलग आगे की जो वर्ष की अपन क्या करते हैं, एक आर्थिक नियोजन करते हैं, उसमें महत्व है। अन्य देशों के साथ तुलनात्मक देखते हैं कि उसकी तो नेशनल इनकम इतनी है, अपनी इतनी है। अर्थव्यवस्था की संरचना की जानकारी देख सकते हैं। इसके बाद में आर्थिक अवरोधों में, जो आर्थिक में जो अवरोध आ रहे हैं उनकी भी जानकारी अपने को प्राप्त हो जाती है दोस्तों। इसके बाद में कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल इनकम में से क्वेश्चन तो आ ही गई है, एक बड़ा क्वेश्चन। तो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ जो नेशनल इनकम है बार बार पूछे जाते हैं। ये आपको एक नॉर्मल रूप से स्टूडेंट को सभी के रूप में आपको जाना जो जानकारी होनी चाहिए, जिससे सबसे पहले है जीएनपी। जीएनपी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? जीएनपी की है ग्रॉस नेशनल, क्या है दोस्तों? जीएनपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या है दोस्तों? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये क्या होता है दोस्तों? इसको समझिए ध्यान से कि एक अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में जो सभी अंतिम वस्तुएं एवं जो सेवाएं हैं, एक वर्ष है, एक वर्ष है, एक वर्ष में सभी वस्तुओं का अपन क्या करते हैं? अंतिम उत्पादन करते हैं, सेवाओं का अंतिम उत्पादन करते हैं, और उनका जो मौद्रिक मूल्य होता है, इनकी अपन जो दोहरी गणना जो गणना करते हैं, दोहरी गणना के बिना, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में है जीडीपी। तो आपने सुना ही होगा, जीडीपी क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है। किसी देश के एक वर्ष की अवधि में जिन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उनके जो मौद्रिक मूल्य होता है उनको घरेलू उत्पाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घरेलू उत्पाद या डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। इस मूल्य से जो विदेशियों द्वारा जो अर्जित आय होती है, विदेशी में अपन क्या कर देते हैं? आय का जो निवेश कर देते हैं उसको क्या कर देते हैं? घटा देते हैं, तथा विदेशों से जो आय प्राप्त होती है अपने को उसको जोड़ देते हैं। तो ये टोटल अपने को क्या प्राप्त होती है? जीडीपी प्राप्त होती है। देखिए दोस्तों,
दोस्तों जीडीपी कैसे निकालते हैं, टोटल उपभोग को जोड़ते हैं, सकल निवेश को जोड़ते हैं, सरकारी खर्च को जोड़ते हैं, निर्यात को जोड़ते हैं, इसमें से क्या किसको घटा देते हैं, आयात को घटा देते हैं, ये अपने को क्या प्राप्त हो जाती है, जीडीपी प्राप्त हो जाती है। इसके बाद में है एनएनपी। एनएनपी क्या होती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। कुल राष्ट्रीय आय में से मूल्य को अगर डेप्रीशिएशन को अगर घटा दे, कुल राष्ट्रीय आय में से अपन किसको घटाते हैं, मूल्यह्रास को या डेप्रीशिएशन को घटाते हैं, तो क्या प्राप्त होती है, एनएनपी या नेशनल नेट इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। जीएनपी में से किसको घटाते हैं, मूल्यह्रास को घटाते हैं। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे हैं एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है दोस्तों, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें जीडीपी में से जो मूल्यह्रास होता है, डेप्रिसिएशन होता है, उसको अपन क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। उसको अपन किसी के नाम से जानते हैं, एनएनपी या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, फिर इसके बाद में है एनएनआईएफसी, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम पूछते हैं आपको अगर इसका क्वेश्चन पूछेगा तो। एनएनआईएफसी क्या होता है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय। क्या है, साधन लागत पर क्या है, शुद्ध राष्ट्रीय आय है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, बाजार मूल्यों पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से प्रोक्स कर जो घटाते हैं। इसके बाद में आर्थिक आय जोड़ने जो राशि प्राप्त होती है को किस नाम से जानते हैं, एनएनआईएफसी के नाम से जानते हैं। एनएनआईएफसी जो आय होती है, इसको राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम क्या होती है, एक वर्ष की अवधि में एक देश के सभी व्यक्ति या परिवार जितनी आय वास्तव में प्राप्त करते हैं, उन सभी आयों का क्या कहलाता है, पर्सनल इनकम कहलाता है। क्या कहलाता है, पर्सनल इनकम कहलाता है, एक व्यक्ति की आय का अपन देखे तो। फिर इसके बाद में है पर कैपिटा इनकम। क्या है दोस्तों, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होती है दोस्तों, पर कैपिटा इनकम होती है प्रत्येक व्यक्ति आय किसी वर्ष की देश की आय होती है। पर कैपिटा क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय। क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय। किसी वर्ष में देश में किसी प्रति व्यक्ति की आय की बात करें तो वो क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय की। किसको किस नाम से जानते हैं, पर कैपिटा इनकम के नाम से जानते हैं। उसमें क्या करते हैं दोस्तों, इसमें अपन कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देते हैं तो क्या निकल जाती है, पर कैपिटा आय निकल जाती है। ये किसी वर्ष से संबंधित नहीं होती है। आइए आपको पर कैपिटा आई समझ में आई होगी। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों अकाउंटिंग एंड अप्रोचेस टू मेजरमेंट। जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है, इसको किस प्रकार से मापते हैं, कैसे इसका मेजरमेंट करते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नेशनल इनकम की जो गणना है वो किस प्रकार से की जाती है, इनकी कुछ विधियां हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय आय का लेखांकन का तात्पर्य है उन विधियों या तकनीकों से है जिनका उपयोग किसी भी अर्थव्यवस्था की समग्र रूप से जो आर्थिक गतिविधियां है इन मापन होता है। उसका मतलब क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय आय लेखांकन। क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय आय लेखांकन है। इसको 3 प्रकार से मापा जाता है, तीनों के बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले है उत्पादन विधि, दूसरी है आय विधि, तीसरी है व्यय विधि। उत्पादन में क्या करते हैं दोस्तों, उत्पादन में क्या करते हैं, जो टोटल अपना देश है उसमें जो प्रोडक्शन प्राप्त हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, टोटल सेवाओं का हो चाहे वस्तुओं का हो, जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको अपन उसकी आय को क्या कर लेते हैं, उसके मूल्यों को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। इससे अपने को क्या प्राप्त होती है, नेशनल इनकम प्राप्त होती है। इसके बाद में है दूसरी है आय विधि। जो टोटल अपने देश में क्या है, टोटल अपने व्यक्ति है उनकी इनकम को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। उसको उसके द्वारा टोटल व्यक्तियों की इनकम को जोड़ के अपन क्या निकाल सकते हैं, नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। इसके बाद में है व्यय विधि। उसमें अपन क्या करते हैं, जो खर्चा होता है, व्यय होता है। जैसे खर्चा क्या होता है, एक तो निवेश में करते हैं, निवेश में करने के बाद में एक क्या करते हैं दोस्तों, एक तो निवेश में करती है, एक कंजप्शन में करते हैं। 2 प्रकार के जो वे हैं इसको जोड़कर भी अपन क्या निकाल सकते हैं, नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। ये 3 प्रकार की विधियों से अपन क्या निकाल सकते हैं, नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है कि जनसंख्या का जो सिद्धांत है उसकी अपन बात करते हैं। जो जनसंख्या का सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था दोस्तों, माल्थस ने। किसने दिया था, माल्थस दिया था। माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत है, इसकी बात करते हैं दोस्तों। ये इंग्लैंड
के क्या थे, अर्थशास्त्र की क्या थे, इंग्लैंड के अर्थशास्त्री थे। अब इनका पूरा नाम की बात करें तो थॉमस रॉबर्ट माल्थस, क्या था, थॉमस रॉबर्ट माल्थस था। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, जो माल्थस का सिद्धांत है, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है, इसकी मान्यताएं क्या क्या है। देखिए दोस्तों, मनुष्य में काम वासना क्या है, यथा स्थिर है। मनुष्य में क्या है, काम वासना क्या है, स्थिर है। अब इसको क्या है, इसलिए उसमें संतानोत्पत्ति की क्या है, यथा स्थिर रहती। मतलब उसमें क्या है दोस्तों, इसमें है कि मनुष्य की काम वासना क्या है, यथा स्थिर है। अब इसकी जो संतान की उत्पत्ति की जो इच्छा है, ये भी क्या होती है, यथा स्थिर रहती है। ये पहला क्या था, सिद्धांत की मान्यता थी। इसके बाद में है जीवन स्तर में वृद्धि होने से भी क्या होती है, जनसंख्या में वृद्धि होती है। ये किनका मानना था, माल्थस का मानना था। इनकी अगर कमी होती है, जीवन स्तर में कमी होती है, तो क्या होती है, जनसंख्या क्या होती है, कम होती है। इसके बाद में है कृषि में उत्पत्ति ह्रास का नियम, या जीवन निर्वाह के लिए खाद्य सामग्री क्या होती है, आवश्यक होती है। ये क्या थे दोस्तों, ये जो माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत था, इसकी क्या थी, मान्यताएं थी, इंजुक्शन थी। इसके बाद में है कि जो माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत था, इसके मुख्य तत्व क्या क्या थे। पहला था दोस्तों कि खाद्य सामग्री की अपेक्षा जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। इनका कहना था, मुख्य तत्व पहला यह था दोस्तों कि इनकी जो खाद्य सामग्री है उसमें जो बढ़ोतरी हो रही है, उसकी अपेक्षा जो जनसंख्या है उसमें बहुत ही ज्यादा क्या हो रही है, तीव्र वृद्धि हो रही है। इसके बाद में दूसरा था कि जनसंख्या एवं खाद्य सामग्री में क्या हो रहा है दोस्तों, असंतुलन हो रहा है। ये दूसरा हो गया। इसके बाद में तीसरा था दोस्तों कि संतुलन के लिए आवश्यक उपाय। मतलब इसमें क्या था, असंतुलन हो रहा था जनसंख्या और खाद्य सामग्री में। इसके बाद में है संतुलन के लिए क्या कर रहे हैं दोस्तों, संतुलन के लिए क्या था, आवश्यक उपाय करें। ये किसका, जो जनसंख्या का सिद्धांत था माल्थस का, इसका क्या था, मुख्य तत्व था। इसके बाद में है नैसर्गिक या प्रति क्या करे, प्रतिबंध करे। ये क्या थे, माल्थस के जो जनसंख्या सिद्धांत था, इसका क्या था, मुख्य तत्व थे। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों, माल्थस के अकॉर्डिंग क्या है, प्राकृतिक प्रकोपों द्वारा जनसंख्या स्वतः कम होने लगती है। जो प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, जैसे कोरोना हुआ और भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं, उनके द्वारा क्या होती है, जनसंख्या स्वतः ही कम होती है। इससे जन्म दर की अपेक्षा मृत्यु दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जो जनसंख्या है, जनसंख्या में क्या हो जाता है दोस्तों, कंट्रोल हो जाता है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है माल्थस ने जनसंख्या को कम करने के लिए क्या किया, मतलब अधिक महत्व दिया। जो नैतिक संयम है, इसको क्या दिया, अधिक महत्व दिया। अब है दोस्तों कि जो करंट पॉलिसीज, मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में कि क्या क्या पॉलिसीज अपनाई जा रही है, क्या क्या प्रोग्राम्स अपनाई जा रही है, किसके लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। ये अपने को देखना है दोस्तों। सबसे पहला प्रोग्राम चलाया जा रहा है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। कौन सा है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इसके बाद में दूसरा है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। क्या है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। इसके बाद में है, इसका मेन उद्देश्य क्या था, ये दूसरा प्रोग्राम था। इसका मेन उद्देश्य क्या था दोस्तों, मदर एंड चाइल्ड की हेल्थ में इंप्रूव करना। क्या करना, मदर माता है, जो बच्चा है, उसकी हेल्थ में क्या करना, इंप्रूव करना। इसके बाद में है एजुकेशन प्रोग्राम चलाए। इसके बाद में है हेल्थ केयर जो प्रोग्राम है वो चलाए जा रहे हैं, किसके लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। इसके बाद में है माइग्रेशन पॉलिसीज अपनाई जा रही है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। इसके बाद में इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इसके बाद में इन्वायरमेंटल प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, किसके लिए दोस्तों, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। इसके बाद में है दोस्तों मनी क्या होती है। देखिए दोस्तों, मुद्रा अर्थव्यवस्था में स्वीकृत एवं मान्यता प्राप्त विनिमय का क्या है, केंद्रीकृत क्या है माध्यम है, जिसका उपयोग अपन किस में करते हैं, वस्तु एवं सेवाओं में जो लेन देन होती है, व्यापार होती है, उसको सुविधाजनक बनने के लिए करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, मनी का प्रयोग करते हैं। दोस्तों सीधा सा मतलब है कि मनी क्या होती है, एक क्या होती है, अर्थव्यवस्था में क्या होती है, स्वीकृत होती है या मान्यता प्राप्त होती है। इसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा अपन वस्तुओं एवं सेवाओं का लेन देन कर सकते हैं, व्यापार में सुविधा प्राप्त कर सकते हैं मनी के द्वारा। इसके बाद में है दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। आगे है कि आगे एक डेफिनेशन और देख लेते हैं कि मुद्रा वह है जिसके द्वारा अपन जिसे देकर क्या कर सकते हैं, ऋण व मूल्य संबंधी अनुबंधों को किया जा सकता है एवं सामान्य रूप से क्रय शक्ति
को सीमित की जा सकती है, जो क्रय शक्ति है इसको सीमित की जा सकती है। अपन सीधा सी बात है कि जो मनी है, मनी अपन पैसों को बोलते हैं, मनी के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को, आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। यही क्या है दोस्तों, मनी है। इसके बाद में हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या है, पहला प्राथमिक कार्य क्या क्या है। जो मनी है, मनी के कार्यों की बात करते हैं दोस्तों। मनी के कार्य वैसे तो आपको पता ही है, पर फिर भी 3 प्रकार के मुख्यतः इसके कार्य है। पहला है प्राथमिक कार्य। प्राथमिक कार्य क्या होते हैं दोस्तों, प्राथमिक कार्य होते हैं, सबसे पहले है कि विनिमय का कार्य क्या है, विनिमय माध्यम। विनिमय क्या होता है, माध्यम होता है, मतलब अपन जो होती है मनी को देकर अपन क्या कर सकते हैं, वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला हो गया विनिमय का कार्य। इसके बाद में है मूल्य का क्या होता है, मापक, मतलब वस्तुओं का क्या कर सकते हैं दोस्तों, वस्तुओं का इसके द्वारा मापन कर सकते हैं। कैसे, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा मार्केट में क्या करते हैं कि वस्तुएं, ये वस्तु इतने रुपए की है, ये वस्तु इतने रुपए की है, तो इसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, वस्तुओं का मापन कर सकते हैं मुद्रा के द्वारा, मुद्रा में। अब इसके बाद में प्राथमिक कार्यों की बात कर ली। इसके बाद में है सहायक या गौण कार्य। क्या है दोस्तों, सहायक या गौण कार्य। प्राथमिक कार्य करने में सहायक होते हैं, जो प्राथमिक या गौण कार्य होते हैं, प्राथमिक कार्यों को संपन्न करने में सहायक होते हैं। पहला है स्थगित भुगतान का मान, मतलब क्या करते हैं, सामग्री को खरीदने के बाद में उसकी जो भुगतान की राशि है कुछ समय के लिए रोक कर अपन क्या कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं। जैसे कि अपन उधार ले आते हैं कि अभी नहीं दूंगा मैं, कुछ समय बाद में इसको क्या कर दूंगा, मनी को लौटा दूंगा। ये क्या होता है दोस्तों, सहायक या गौण कार्य होता है। इसमें क्या होता है, मूल्य का स्थानांतरण होता है, मूल्य का क्या होता है, संचय होता है। ये क्या आ गया दोस्तों, ये हो गए सहायक या गौण कार्य हो गए। मूल्य का स्थानांतरण कर सकते हैं, एक दूसरे को दे सकते हैं। इसके बाद में और क्या कर सकते हैं, मूल्य का जो पैसे होते हैं इनको क्या कर सकते हैं, इनका संचय भी कर सकते हैं। इसके बाद में है दोस्तों आकस्मिक कार्य। निर्णय का क्या कर सकते हैं, वाहक कर सकते हैं। जैसे कि मकान का निर्माण हुआ, इसके बाद में किसी वस्तु को आसानी से खरीद देखते हैं, ये क्या हो सकते हैं, निर्णय का वाहक होता है। आकस्मिक कार्य ये हो जाएंगे। इसके बाद में है सामाजिक आय के वितरण का आधार भी है। ये उत्पादन साधनों से मिलकर बना होता है। किसी भी वस्तु का उत्पादन क्या होता है, उत्पादन साधनों से मिलकर बना होता है। उन उत्पादन साधनों के लिए को खरीदने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, मनी का यूज कर सकते हैं। साख या ऋण लेने का क्या होता है, मनी होता है, आधार होता है। इसके बाद में अधिकतम जो संतुष्टि है, इसका क्या होता है, आधार होता है, जिसे अपन मनी देकर अधिकतम क्या होते हैं, संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में है पूंजी को सामान्य रूप देना। पूंजी को क्या देता है, ये एक सामान्य रूप देता है। आई होप आपको ये समझ में। अब इसके बाद में देखते हैं दोस्तों जनरल प्राइस इंडेक्स क्या होती है। दोस्तों जनरल प्राइस इंडेक्स क्या होती है, समय के साथ कीमतों के एक सेट में आनुपातिक परिवर्तन, आनुपातिक या प्रतिशत जो परिवर्तन होता है, इसकी एक माप होती है जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, प्राइस इंडेक्स के नाम से जानते हैं। समय के साथ क्या होती है, कीमतों में एक सेट में क्या होता है, आनुपातिक या प्रतिशत क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, प्राइस इंडेक्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है ये दूसरी डेफिनेशन दे रखी है, अगर आपको वो समझ में नहीं आई तो आप ये डेफिनेशन देख सकते हो। इसके बाद में दोस्तों दो मुख्य टर्म है, उनमें आपको ज्यादातर क्या पूछा जाता है, अंतर पूछा जाता है। पहला है इन्फ्लेशन। क्या है दोस्तों, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, देखिए दोस्तों इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को आप मीनिंग समझ लीजिए, फिर इसके बाद में तो अपने आप समझ में आ ही जाएगा। सबसे पहले है किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य जो मूल्य स्तर होता है, इसमें एक नियमित ढंग से होने वाली या लगातार वृद्धि को क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। कोई भी अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में जो मूल्य स्तर है, मूल्य स्तर में क्या होता है, लगातार नियमित रूप से क्या होती है, लगातार वृद्धि होती है। वृद्धि को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, इन्फ्लेशन बोलते हैं या मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाता है। आई होप इन्फ्लेशन आपको समझ में आया होगा। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था है, इसमें मूल्य स्तर में लगातार नियमित रूप से क्या होना, वृद्धि होना ही क्या कहलाता है, इन्फ्लेशन कहलाता है। इसका उल्टा है डिफ्लेशन, तो आप सभी को पता ही है क्या होगा, उसके मूल्य में क्या होगी, मूल्य स्तर में कमी होगी। देखिए दोस्तों इन्फ्लेशन ये क्या है, समष्टि जो भावी अवधारणा है, ये क्या है, समष्टि भावी अवधारणा है, जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की प्राय है सभी वस्तुओं के मूल्य स्तर में क्या होती है, सम्मिलित वृद्धि होती है। वृद्धि क्या होती है, सम्मिलित होती है सभी वस्तुओं में, अर्थव्यवस्था की में। इसके बाद है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में क्या होती है, जब किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा में कमी होती है, मुद्रा की मात्रा में होती
है। कमी वस्तु एवं सेवा की मात्रा में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो वस्तु एवं सेवा की मात्रा में तो क्या होगी, वृद्धि होगी, पर जो मुद्रा होगी उसकी मात्रा में क्या होगी, कमी होगी। इसको क्या बोलते हैं, मुद्रा अविस्फीति बोलते हैं, डिप्लेशन बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है अपना टॉपिक कॉमर्शियल बैंक। जो बैंक होते हैं क्या होते हैं, बैंक देखिए दोस्तों, मिश्रित पूंजी वाले बैंक जो कि सामान्य बैंकिंग के कार्य करते हैं उस नाम से जानते हैं, कॉमर्शियल बैंक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कॉमर्शियल बैंक के नाम से जानते हैं। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों के फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या क्या होते हैं। ये व्यापार, ये बैंक जो होते हैं व्यापार, उद्योग, वाणिज्यिक विकास के लिए, सरकारी प्रतिभूतियों जैसे विनिमय हुआ, कृषि उपज हुआ, इनके लिए क्या करते हैं दोस्तों, अल्पकालिक ऋण प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, अल्पकालिक ऋण प्रदान करते हैं। और क्या क्या कार्य करते हैं, जमा प्राप्त करते हैं, जैसे जमा प्राप्ति करेंगे। इसके बाद में क्या करते हैं, ऋण प्रदान करते हैं, एजेंसी संबंधी कार्य करते हैं, और भी विविध प्रकार के कार्य करते हैं। अब इन जो कार्यों की बात की, इन कार्यों को डिटेल से समझते हैं दोस्तों। पहली है जमा प्राप्त करना। क्या है, जमा प्राप्त करना। जमा प्राप्त करने में पहले कौन से अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट होते हैं। जो भी बैंक होते हैं उनमें सेविंग अकाउंट होते हैं। सेविंग में क्या होती है, अपन जो भी अपनी बचत होती है वो सेविंग अकाउंट में क्या करते हैं, जमा करवाते हैं। इसके बाद में है दोस्तों, इसके बाद में है करंट अकाउंट। क्या होता है, करंट अकाउंट जिनमें अपन लेन देन करते रहते हैं, मतलब निकालते भी रहते हैं और जमा भी करवाते रहते हैं। इसके बाद में है फिक्स्ड अकाउंट। क्या होते हैं, फिक्स्ड या करंट अकाउंट। क्या होते हैं, रिकरिंग अकाउंट या क्या होते हैं, फिक्स्ड अकाउंट। अभी ये क्या होते हैं दोस्तों, इनमें एक टर्म के लिए या एक अवधि के लिए क्या करवा देते हैं दोस्तों, एक अवधि के लिए अपन क्या करवा देते हैं, जो पूंजी होती है वो जमा करवा देते हैं। इनको बार बार नहीं निकाल सकते, बार बार वापस जमा नहीं करवा सकते। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है ऋण प्रदान करना। ये क्या करते हैं दोस्तों, ऋण प्रदान करते हैं। जो भी जैसे किसान वगैरह है, कोई भी उद्योगपति है, इनको क्या करते हैं, ये ऋण प्रदान करते हैं। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों एजेंसी संबंधी कार्य। क्या है, एजेंसी संबंधी कार्य करते हैं, जैसे ग्राहकों का जो रुपये होते हैं उनको एकत्रित करते हैं, और इसके बाद में जो प्रतिभूतियां होती हैं इनको खरीदते हैं, बेचते हैं। जो लाभांश होता है और जो ब्याज होता है इसका क्या करता है, संग्रहण करता है, मतलब एजेंसी संबंधी कार्य करता है। उनकी वस्तुएं होती है उनको क्या करता है, एकत्रित करता है, उनको सुरक्षा भी प्रदान करता है। इसके बाद में अन्य कार्य दोस्तों, बहुमूल्य संपत्ति की क्या करता है, ये सुरक्षा करता है। यात्री के लिए क्या करता है, चेक भी जारी करता है, संबंधी सुविधा भी, जो सूचनाएं हैं वो भी देता है। अब बहुमूल्य संपत्ति की सुरक्षा कैसे, जैसे अपने पास सोना है, कोई भी वस्तु है, जैसे गाड़ी वगैरह है, उसको अपन सुरक्षित रखने के लिए अपन बैंक को दे सकते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों, अन्य कार्य होते हैं बैंकों के कार्यों की अपन ने बात कर ली। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे हैं अपने कि व्यापारिक बैंकों द्वारा साख सर्जन या मर्दा सर्जन भी किया जाता है। इसके बाद में है टाइप्स ऑफ बैंक, मतलब बैंक की टाइप्स कौन कौन से हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहला है सेविंग बैंक। कौन कौन से होते हैं, सेविंग बैंक। इसके बाद में है कॉमर्शियल बैंक, इसके बाद में इंडस्ट्रियल बैंक, इसके बाद में है एग्रीकल्चरल बैंक, इसके बाद में है इंडिजीनियस बैंक, इसके बाद में कोऑपरेटिव बैंक, इसके बाद में है एक्सचेंज बैंक। इन सभी की अपन चर्चा करेंगे कि ये क्या होते हैं ये बैंक। इसके बाद में है सेविंग बैंक। सेविंग बैंक क्या होते हैं, बचत बैंक एक क्या है, वित्तीय संस्थान है। क्या है, वित्तीय संस्थान है जिसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, बचत की जमा होती है उसको स्वीकार करना होता है, उन जमाओं पर ब्याज का भुगतान करना होता है। ये क्या होता है दोस्तों, मतलब बचत जो भी अपन जमा करवाते हैं उसको स्वीकार करता है, और जो जमा की हुई अपनी पूंजी होती है उस पर क्या करता है, ब्याज का क्या करता है, भुगतान करता है उस पूंजी का। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट स्टेप था कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक उन बैंकों को कहते हैं जो धन जमा करने तथा व्यवसाय करने के लिए क्या करते हैं, ऋण जैसी क्या करते हैं, सेवाएं प्रदान करते हैं। एक तो धन का क्या करते हैं, जमा करते हैं, एक ऋण देते हैं। इन सेवाओं को जो प्रदान करते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, कॉमर्शियल बैंक होते हैं। इसके बाद में है इंडस्ट्रियल बैंक। ये क्या होते हैं, एक वित्तीय संस्थान है जो क्या करती है, निवेश प्रमाण पत्र की बिक्री और व्यक्तिगत जो बचत करताओं हैं इनके द्वारा जो जमा की गई जो राशि है और क्या करता है, धन प्राप्त करता है, राशि जमा करता
है और ऐसे धन को व्यक्तिगत ऋणों में प्रवेश करता है। इसको किस नाम से जानते हैं? इंडस्ट्रियल बैंक के रूप में जानते हैं। इसके बाद में दोस्तों एग्रीकल्चर बैंक। एग्रीकल्चर बैंक इसको बोलेंगे दोस्तों जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या करे, ऋण प्रदान करे, उनको किस नाम से जानते हैं? उनको जानते हैं अपन एग्रीकल्चर बैंक के नाम से। किस नाम से जानते हैं? एग्रीकल्चर बैंक के नाम से जानते हैं। जैसे कि वे बैंक जो लघु मध्यम एवं उच्च वर्गीय किसानों को क्या करते हैं, ऋण प्रदान करते हैं, उनको किस नाम से जानते हैं? एग्रीकल्चर बैंक के नाम से जानते हैं। इसके बाद में है दोस्तों इंडिजीनियस बैंक। क्या है दोस्तों? इंडिजीनियस बैंक। इंडिजीनियस बैंक क्या होते हैं? जिसमें निजी फार्म या व्यक्ति शामिल होते हैं। इसमें क्या होते हैं? निजी फार्म या व्यक्ति शामिल होते हैं जो क्या करते हैं, ऋण जैसी सेवाएं क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, जमा स्वीकार करके बैंकों के रूप में कार्य करते हैं। मतलब ये निजी फर्म होते हैं या निजी व्यक्ति होते हैं जो क्या करते हैं दोस्तों, एक मिनट, जो क्या करते हैं दोस्तों, ऋण जैसे क्या करते हैं, जैसे जैसा बैंक कार्य करता है वैसे ही क्या करते हैं ये निजी फर्म या जो व्यक्ति शामिल होते हैं इसमें, ये कार्य करते हैं। बैंक की तरह ऋण भी प्रदान करेंगे और जमा भी स्वीकार करेंगे। इसके बाद में है कोऑपरेटिव बैंक, जिनका गठन एवं कार्यकलाप सहकारिता के आधार पर होता है। जिनका सहकारिता के आधार पर क्या होता है, गठन या कार्यकलाप होता है, उनको किस नाम से जानते हैं? कोऑपरेटिव बैंक के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसके बाद में है एक्सचेंज बैंक। एक्सचेंज बैंक किसको बोलते हैं? एक्सचेंज बैंक वे बैंक जो विदेशी व्यापार की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। क्या करते हैं? वे बैंक जो विदेशी जो व्यापार है इसकी आर्थिक आवश्यकताओं की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं, उनको किस नाम से जानते हैं? एक्सचेंज बैंक के नाम से जानते हैं। जैसे फॉरेन एक्सचेंज बिलों का क्रय विक्रय करते हैं, ये क्या करते हैं, विदेशी एक्सचेंज बिल होते हैं उनका क्या करते हैं, एक्सचेंज क्रय विक्रय का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। एक्सचेंज बैंक मतलब विनिमय का कार्य करते हैं। अब इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की और आगे है टॉपिक नंबर 19। टॉपिक नंबर 19 क्या है? टैक्स। टैक्स क्या होता है? टैक्स के प्रकार की बात करेंगे। देखिए दोस्तों टैक्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में आपको ज्यादातर क्या पूछेगा, अंतर पूछेगा। अंतर नहीं पूछा तो क्या पूछता है, एक शॉर्ट मतलब टिप्पणी पूछेगा। देखिए दोस्तों टैक्स क्या होता है, देश के नागरिकों द्वारा राज्य को प्रदत्त अनिवार्य अंशदान क्या करते हैं, खुद की जो भी कमाई होती है, इनकम होती है, उनका एक अंश क्या करते हैं, देते हैं, जिसके प्रयोग के लिए किसी भी व्यक्ति निश्चित सेवा का आश्वासन नहीं दिया जाता है, टैक्स कहलाता है। मतलब आश्वासन नहीं दिया जा सकता, टैक्स लगेगा तो लगेगा ही वो। अब इसके बाद में है दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। आगे है टैक्स कितने प्रकार का होता है, किसी भी वस्तु के बदले लिया जाता है। ये जैसा कि आप सभी को पता है हर वस्तु पर क्या लगता है, आजकल टैक्स लगता है, कोई भी वस्तु लिया हो। अब इसके बाद में है दोस्तों टैक्स दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कौन कौन सा होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स किस पर लगता है, इनडायरेक्ट किस पर लगता है, ये आप ध्यान से समझना दोस्तों। डायरेक्ट टैक्स वह कर जिसको चुकाने का दायित्व एवं कर भार जो होता है प्रत्यक्ष रूप से एक ही व्यक्ति का, मतलब ये जो कर टैक्स प्रदान करते हैं डायरेक्ट टैक्स, इसका दायित्व ओनली एक ही व्यक्ति का होगा। एक ही व्यक्ति इनको क्या करेगा, चुकाएगा दोस्तों। जिस व्यक्ति पर लगाया गया जाता है वही व्यक्ति उसका क्या करता है, भार वहन करता है। ये क्या कहलाता है, डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। इसमें आएगा दोस्तों सबसे पहले है वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। इसके बाद में है इनकम टैक्स। ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति क्या करता है, इनको वहन करता है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की और इनडायरेक्ट टैक्स। क्या आएगा, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, वह कर जिसको चुकाने का दायित्व है कर भार एवं किसी दूसरे पर पड़ता है, किसी दूसरे व्यक्ति पर पड़े, या कर भार जो टैक्स होता है इसका दायित्व होता है ये दूसरे व्यक्ति पर पड़े। अर्थात इस प्रकार के कर में दो प्रकार के व्यक्ति प्रभावित होते हैं। इस कर से दो प्रकार के व्यक्ति प्रभावित करते हैं। एक तो वह कर चुकाता है और दूसरा वह है जो कर भार का क्या करता है, वहन करता है। जैसे एक तो स्विच टैक्स आ जाता है, एक क्या आ जाता है, मार्केट टैक्स। जैसे एक मैं हूँ, मैं जाऊँगा दुकानदार के पास, दुकानदार के पास क्या लूँगा, एक शर्ट लूँगा। शर्ट लिया तो एक तो क्या दूंगा, मैं भी टैक्स दूंगा, एक तो मैं भी टैक्स दूंगा, शर्ट लेकर आऊँगा तो एक दुकानदार भी टैक्स देगा, क्योंकि दुकानदार भी किसी से क्या ला रहा है, शर्ट लेकर आ रहा है। तो दोनों क्या करते हैं दोस्तों, इसमें टैक्स का वहन करते हैं। ये क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये दो प्रकार का होता है, एक तो आनुपातिक कर होता है, एक क्या होता है, प्रगतिशील होता है। आय बढ़ने कर पर कोई
प्रभाव नहीं पड़ता है। आय बढ़ने पर क्या होती है, जो कर की मात्रा है ये बढ़ जाती है प्रगतिशील पर कर पर। आई होप आपको कर दोनों प्रकार के समझ में आए होंगे। इसके बाद में है VAT। VAT क्या होता है दोस्तों, वैल्यू एडेड टैक्स। क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, इसको समझिए दोस्तों। यह एक क्या होता है, राज्य स्तरीय टैक्स होता है। जो वैल्यू एडेड टैक्स होता है ये क्या होता है, राज्य स्तरीय होता है, जो आमतौर पर मानव उपभोग के लिए प्रमुख उत्पादों जैसे पेट्रोल पर लगता है, डीजल पर लगता है, शराब पर आदि पर लगता है जो टैक्स, उसको VAT के नाम से जानते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स के नाम से। यह टैक्स क्या होता है, ऑफलाइन होता है, ये ऑनलाइन नहीं होता है। क्या होता है, ऑफलाइन होता है, तथा प्रत्येक राज्य के हिसाब से कानून एवं दरें होती है। इन जो शराब हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, इन पर जो दर होती है, टैक्स होता है, ये अलग अलग प्रकार का होता है। इनके कानून अलग अलग होती है, दर भी अलग अलग होती है, और ये क्या होता है, ऑफलाइन टैक्स होता है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है GST। GST क्या होता है, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है उसको किस नाम से जानते हैं, GST के नाम से जानते हैं। GST कब लागू हुई थी, GST लागू हुई थी दोस्तों 1 जुलाई 2017 को। कब हुई थी, GST लागू हुई थी 1 जुलाई 2017 को। ये भी एक प्रकार का क्या है, टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह एक प्रकार का क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, कि वस्तुओं एवं सेवाओं के इस्तेमाल के दौरान लगाया जाता है। जो भी अपन वस्तुएं और सेवाएं जो इस्तेमाल करते हैं उनके लिए क्या लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है। यह टैक्स विभिन्न टैक्स जैसे एक्साइज टैक्स हो गया, VAT हो गया, एंट्री टैक्स हुआ, सर्विस टैक्स हुआ, इनको हटाकर उनकी जगह पर लाया गया था जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स था। अब इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है कि इस जो टैक्स है, इस टैक्स की विशेषताएं क्या क्या है। सबसे पहले है उत्पादन की बजाय उपभोग पर टैक्स लगता है। जो उत्पादन होता है उसकी बजाय किस पर लगता है, उपभोग पर टैक्स लगता है। इसके बाद में है इनपुट क्रेडिट सिस्टम से टैक्स वापसी। मतलब क्या करते हैं, इनपुट क्रेडिट सिस्टम से क्या करते हैं, टैक्स की वापसी करते हैं। इसके बाद में टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगाएगा, मतलब जो टैक्स है इस पर टैक्स नहीं लगेगा। एक बार टैक्स लग गया उस पर टैक्स दोबारा से नहीं लगेगा। कंप्लीट क्या होता है, ऑनलाइन होता है। जो GST होता है वो डायरेक्ट क्या होता है, कंप्लीटली क्या होता है, ऑनलाइन होता है। इनवॉइसिंग क्या होता है, अनिवार्य होता है। टैक्स सिस्टम में पारदर्शी बढ़ाने एवं टैक्स चोरी को रोकने के लिए क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं GST में। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा दोस्तों। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है इकोनॉमिक सिस्टम। क्या है दोस्तों, इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम आज की क्लास का अपना लास्ट टॉपिक है दोस्तों। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, देखिए दोस्तों सबसे पहले कि किसी इकोनॉमिक सिस्टम मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कैपिटलिस्टिक होता है, सोशलिस्टिक होता है और मिक्स्ड इकोनॉमिक्स होता है। देखिए दोस्तों सबसे पहला है कि इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं, किसी भी क्षेत्र में विद्यमान वह प्रणाली जो विभिन्न व्यक्तियों की जीविकोपार्जन में सहायक होती है, उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कहलाती है। उस क्षेत्र की क्या कहलाती है, अर्थव्यवस्था कहलाती है। उसको अपन किस नाम से जानते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब देखिए दोस्तों भारतीय जो अर्थव्यवस्था है इसके अंतर्गत भारत में जो विद्यमान सभी स्कूलें हैं, दुकानें हैं, कारखाने हैं, कॉलेज हैं, डाकघर है, जो खेत है, बैंक है, ये सभी किस में आते हैं दोस्तों, इकोनॉमिक सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। इनको कितने भागों में बांटा गया है, मेनली 3 टाइप में बांटा गया है। सबसे पहले कैपिटलिस्टिक सिस्टम, दूसरा है सोशलिस्टिक, इसके बाद में है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। देखिए दोस्तों सबसे पहले है कैपिटलिस्टिक। इनको समझना दोस्तों ध्यान से, क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से। पूंजीवादी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं। देखिए दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों एवं संपत्ति पर निजी क्या होता है, स्वामित्व होता है। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, उत्पादन के जो साधन होते हैं और जो संपत्ति होती है उस पर क्या होता है दोस्तों, निजी स्वामित्व होता है। क्या होता है, निजी स्वामित्व होता है। इसमें आर्थिक क्रियाएं स्वयं के हित की भावना से प्रेरित होकर की जाती है। जो भी आर्थिक क्रियाएं होती है वो खुद के भले के लिए की जाती है। किसके लिए की जाती है, खुद के भले के लिए की जाती है। इस अर्थव्यवस्था को एक स्वचालित अर्थव्यवस्था भी माना जाता है। इसके बाद में है, इसमें किसी व्यक्ति अथवा संस्था का केंद्रीय समस्याओं से प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं होता है। जो भी केंद्रीय समस्या होती है, कोई संस्था होती है, कोई व्यक्ति होता है, इससे प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। इन समस्याओं का समाधान
हो जाता है, फिर भी इन समस्याओं का क्या हो जाता है, समाधान हो जाता है। ये क्या आती है दोस्तों, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम के अंतर्गत आती है। आई होप आपको समझ में आएगा। ये क्या होती है, एक निजी स्वामित्व होता है, जो भी साधन होते हैं, उत्पादन के साधन होते हैं, संपत्ति होती है, ये किसके अंतर्गत आते हैं, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम। अगर इसके की पॉइंट की बात करें तो निजी स्वामित्व आ जाएगा। इसके बाद में है सोशलिस्टिक। इसमें क्या होता है, एक समाज का क्या होता है, निजी स्वामित्व न होकर एक समाज का क्या होता है, स्वामित्व होता है। क्या होता है, समाज का स्वामित्व होता है। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के जो साधन होते हैं उन पर किसका होता है, सरकार का स्वामित्व होता है। ये क्या है दोस्तों, सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम। इसके बाद में है सरकार समाज के हित को ध्यान में रखकर आर्थिक क्रियाओं का क्या करती है, नियमन करती है। उसमें एक व्यक्ति क्या करता है, निजी खुद के हित के लिए क्या करता है, आर्थिक क्रियाओं का नियमन करता है। इसमें सरकार करती है। और उसमें क्या हो रहा था, उसमें मतलब एक निजी व्यक्ति का क्या था, स्वामित्व था। इसमें एक सरकार का क्या था, स्वामित्व था। और जो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम होता है, ये एक तो मिश्रित पूंजीवादी सिस्टम अर्थव्यवस्था है। ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर न तो केवल किसका स्वामित्व होता है, न तो निजी स्वामित्व होता है और न ही किसी सरकार का स्वामित्व होता है। मिक्स्ड में क्या होता है, ये दोनों का मिश्रित रूप है। ना तो निजी स्वामित्व होगा और ना ही सरकार का होगा, बल्कि साधनों के जो एक भाग पर निजी स्वामित्व होता है और बाकी पर सरकार का स्वामित्व होता है। एक भाग पर तो किसका होगा, निजी स्वामित्व होगा और बाकी पर किसका होगा, सरकार का स्वामित्व होगा। स्वामित्व का बंटवारा दोनों क्षेत्रों में निश्चित अनुपात में नहीं होता, निश्चित अनुपात में नहीं होगा। एक भाग तो किस पर आएगा, निजी के लिए, एक किसके लिए आएगा, एक आएगा दोस्तों सभी के लिए, मतलब सरकार के लिए। इसके बाद में दोस्तों साधनों के आधार पर अर्थव्यवस्था को दो क्षेत्रों में विभक्त हो जाती है, निजी क्षेत्र एक हो जाता है सार्वजनिक क्षेत्र। आई होप आपको समझ में आएगा। सबसे पहले क्या था, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक, इसके बाद में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। कैपिटलिस्टिक में निजी स्वामित्व, दूसरे में सरकार का, तीसरे में दोनों का मिश्रित रूप है। आई होप दोस्तों आज के जो क्लास के 10 टॉपिक थे समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो क्या करना है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।